आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त शाहीन बाग का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में जसोला का जो एरिया है पॉकेट 9 का, उसी एरिया में यहाँ पर नियोम आईएएस एकेडमी, जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नियोम आईएएस एकेडमी, यहाँ पर एक सेंटर है जो ओखला के बच्चों को ख़ास तौर से और आम तौर पर दिल्ली के किसी भी हिस्से से यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं और अपनी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। ये इलाका जो जसोला, शाहीन बाग, ओखला का जो इलाका है, कई हवालों से बहुत अहम पाया जाता है और ख़ास तौर से जो मुसलमानों की आबादी है, यहाँ पर पढ़े लिखों की आबादी बताई जाती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया बगल में होने की वजह से पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं। इस तरह से ये इलाका, मैं बता रहा था आपको कि शाहीन बाग, अबुल फजल, जामिया नगर का ये जो इलाका है, जसोला का इलाका, बहुत ही अहम हो जाता है। मैंने यहाँ पर विज़िट किया और ये जानना चाहा कि ये नियोम आईएएस एकेडमी है क्या। अभी 2-3 महीने पहले ये कायम हुई है। मैं इस एकेडमी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आफ्ताब आलम साहब, उनसे मुलाकात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ख़ास तौर से जसोला, ओखला में आईएएस एकेडमी कायम करने का मकसद क्या है, अभी तक कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या इनका अपना बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से ये तैयारी करा रहे हैं, और ओखला में के बच्चों को आईएएस बनाने का जो इनका सपना है वो क्या है। तो आइए मैं चलता हूँ एकेडमी में ऊपर, बच्चों से भी मुलाकात करूँगा, टीचर्स से मुलाकात करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो एकेडमी है, नियोम आईएएस एकेडमी, इस वक्त ओखला के बच्चों को किस तरह से पढ़ा रही है और आईएएस बना रही है। आफ्ताब आलम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि आपने आईएएस एकेडमी ओखला में खोला है। नहीं, ये तो स्कोप है। जब मार्केट की बात करें तो मार्केट तो यहाँ नहीं है, मार्केट तो राजेंद्र नगर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ के बच्चों को वहाँ जाने में काफ़ी वक्त लगता है और यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल बच्चे हैं, काफ़ी तादाद है यहाँ पे। स्पेशली एक कम्युनिटी की बात करें तो उसकी ज़्यादा तादाद है। तो मेरा यही एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनरोल कराना, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और क्या मतलब अब आपने टारगेट क्या तय किया है, साल, 2 साल, 3 साल में? नतीजे तो बड़ी देर में आते हैं। नहीं, हमारी कोशिश तो यही है कि इसी साल हम नताइज दें। तो एक तो यह कि फ़ैकल्टी का इंतज़ामात, बच्चों का जो सिलेक्शन है, ये सारा प्रोसीजर किस तरह से मुकम्मल किया गया है ताकि आने वाले दिनों में ये नतीजा खैर साबित हो? एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं। हमारे पास जामिया की टॉपर भी है, जामिया इंजीनियरिंग और होल यूनिवर्सिटी टॉपर है। हमारे पास आईआईटी से भी बच्चे हैं और डीयू के भी बच्चे हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। रही बात हमारे यहाँ मेंटोर की, या जिन्हें आप फैकल्टी कहते हैं, उनकी, तो मैक्सिमम फैकल्टी हमारी राजेंद्र नगर से आती हैं, ट्रेवल करती है। दूसरी बात कि हमारा मेन फोकस होता है कि आंसर राइटिंग कराना। तो हम डे फर्स्ट से ही आंसर राइटिंग कराते हैं, डेली क्विज़ेस कराते हैं, 10 to 15 मार्क्स के क्विज़ होते हैं। फिर 1 to 1 हम बैठते हैं बच्चों के साथ, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिजल्ट डिक्लाइन हो रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो जितना हमसे हो सकता है, जो यूपीएससी में ज़रूरत है, उतना ज़रूर करते हैं। ये प्लस पहलू अगर मैं कहूँ इस इलाके का, ओखला जामिया नगर का, आपको क्या लगा? यहाँ पे एक तो सबसे एक है कि एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जामिया है। जामिया में भी चलता है, यूपीएससी प्रिपरेशन होता है, लेकिन उसके महदूद दायरे हैं, बहुत कम बच्चों को लेते हैं। दूसरा कि जितने भी कमर्शियल सेंटर्स हैं यहाँ से बहुत दूर हैं। तीसरी बात कि यहाँ आने का ये है कि यहाँ के बच्चे करना चाहते हैं, ईगर हैं। एक कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि बने, लेकिन उनको कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ से अगर वो ट्रैवल भी करते हैं, ट्रैवलिंग टाइम और उसके बाद भी वहाँ की फ़ी वगैरह ज़्यादा है। और बेहतर है कि हर इंसान के किसी के बारे में जानना है तो उनके बच्चों से पूछा जाए। आप हमारे बच्चों से पूछें, क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, जैसा कि आपने कहा, आपके बच्चों से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि बच्चों का जो की तैयारी है वो किस तरह से हो रही है और वो अपने क्लास में फैकल्टी के साथ किस तरह से पढ़े। तो आइए चलते हैं हम आपके साथ, बच्चों के साथ। Nehru took a pause. Nehru didn't got directly involved into the bipolar world order, or neither he also halted its involvement or whatever you can call it. उनके नंबर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब if we would have joined NATO, तो what would have been the consequences? Consequences क्या होते? हमें कभी रशिया का समर्थन नहीं मिलता। जैसे सारा इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया। मैं इस वक्त नियोम एकेडमी की क्लास में इस वक्त मौजूद हूँ। जानना चाहूँगा कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। ये जो आईएएस बनने का जो सपना है, इन्होंने अपना देखा है, वालिदैन ने दिया है, सोसाइटी ने दिया है, या किसी और आईएएस आईपीएस को देख करके इनके यहाँ शौक़ पैदा हुआ? तो सबसे पहले चलता हूँ, मैं किसी एक बच्चे से मुलाकात करता हूँ। आपका नाम क्या?
जी, मेरा नाम नौरीन अख्तर है। नौरीन, मुझे बताइए कि ये आईएएस बनने का आपका सपना अपना है, वालिदैन का है, सोसाइटी का है? नहीं जी, ये मेरा मेरा ही सपना है। ऐसा कुछ कब आपने ऐसा महसूस किया कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए? जब मैं ग्रेजुएशन में थी जी। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। मैं वहीं रही हूँ बचपन से एंड मैं अभी रिसेंटली दिल्ली आई हूँ कोचिंग के लिए। जी, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। जी। मुझे बताइए कि आईएएस एकेडमी इससे पहले भी कोई ज्वाइन की थी आपने, कि ये नई को पहली बार में ज्वाइन किया? नहीं जी, ये फर्स्ट है। जी, ये फर्स्ट है। 2-3 महीने हो गया इसको चलते हुए, धीरे धीरे करके आप लोगों को मोमेंटम मिल रहा है। मैं एक बार और आके मुलाकात की थी मैंने डायरेक्टर से, तो कैसा, मतलब चूँकि अब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग कंपेरिजन भी कर रहे होते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो अदर दिल्ली के दूसरे हिस्सों में बड़ी बड़ी एकेडमियाँ कायम हैं वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, तो उससे आप कंपेयर खुद को करके कितना सेटिस्फाइड पाती हैं? जी, मैं बहुत सैटिस्फाइड पाती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की लेक्चर्स वगैरह किए हैं अटेंड ऑनलाइन, जब मैं परस्यू करना चाहती थी ये। बट यहाँ के जैसे हमारे सर्स हैं, यहाँ की फैकल्टी है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। एक दूसरी बच्ची अलीना से मैं बात करता हूँ, इनसे जानता हूँ इनका ख्वाब आईएएस बनने का कब और कैसे इन्होंने देखा। अलीना, मुझे बताएं कि आपका अपना ख्वाब ये कैसे था? मेरा अपना बचपन से था, 6th क्लास से मैंने सोचा था बनना है। बट उसके बाद जब मैंने थोड़ा ये सोचा कि मुस्लिम जितनी विमेन हैं उनको थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एसेंशियल है। तो उसमें अगर मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल एज़ फॉर विमेन, क्योंकि एक ऑरा मिलता है विमेन को, कंफर्ट मिलता है, क्योंकि हमें ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना है। तो जितनी भी रूरल विमेन हैं उनका मेन फंक्शन होता है वहाँ के लाइवलीहुड में, तो उसमें एसेंशियल होगा कि अगर वो एक विमेन को एक डीएम के तौर पे देखेंगी तो उनको एक कंफर्ट मिलेगा और उनको ग्रोथ का एक एसेंशियल एलिमेंट भी मिलता है। बड़ी अहम बात बताइए आपने कि अगर कोई खातून डीएम बन करके जाती है तो उस ज़िले की, उस इलाके के पूरे जो ख़वातीन हैं उनके लिए इजी टू एक्सेस होता है। वो ये समझ पाती हैं कि हमारी दरमियान की एक बच्ची अगर आईएएस है तो हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं, और दूसरे फिर उनके अंदर एक जज्बा भी पैदा होता है कि वो इस तरह के कामों में उनकी भी दिलचस्पी बनती है। आंसर राइटिंग का क्या यहाँ पर कल्चर डेवलप किया गया है? आंसर राइटिंग का यहाँ पर हमें रेगुलर सबमिट करनी होती है सर को, और विशाल सर रेगुलर वर्कशॉप्स भी लेते हैं, और जितने यहाँ पर 4 टीचर्स हैं उन सबके पास में जितने आंसर राइटिंग्स जाते हैं वो इवैल्यूएट होते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के, तो उससे काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही उस चीज़ को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए भी ईजी रहता है कि हम एक्सेस कर सकें अगर कोई डाउट है तो। राजन, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि ये आपका अपना ख्वाब है, वालिदैन का है, टीचर्स का है, सोसाइटी का है, या किसी ऐसे ही किसी आईएएस को आपने देखा हो मुझे भी आईएएस बनना है? सर, ये तो मेरा खुद का ख्वाब है। 10th में जब मैं था तो एक अलग सा ही इस फील्ड में इंटरेस्ट है शुरू से ही। घर में पापा पॉलिटिक्स में थे तो पॉलिटिक्स के थ्रू एक इंटरेस्ट आया है, ऐसा 10th से ही रहा है। पर उस तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि पहले मेडिकल एक बैकग्राउंड था, आकाश से भी कोचिंग लिए मैंने, नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो बेटर ही लगा कि अपने जो जहाँ जिसमें इंटरेस्ट था उसे ही फॉलो करें। तो और जिस बेल्ट से हम आते भी हैं ईस्ट यूपी से, वहाँ थोड़ा इसका ईस्ट यूपी में कहाँ से आप आते हैं? बेसिकली अगर पूरा वैसे सही है तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज के पास एक डिस्ट्रिक्ट है लगता हुआ, वहाँ से हूँ मैं। हाँ, मुझे बताइए, जैसे आपने कहा मुझे कि ये मेरा अपना ख्वाब है, तो इस ख्वाब को भी पूरा करना आपको ही होगा। ये पूरा सिस्टम, वालिदैन, सोसाइटी, आफ्ताब साहब, उनकी एकेडमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ख्वाब आपको अपने पूरे करने हैं, उसके लिए ज़हनी तौर पर वो कमिटमेंट कितना है आपके पास? सर कमिटमेंट जब से मैंने ये पिछले 2 महीने से कोचिंग लगे तो पूरा फोकस इस पे ही रहता है, मैं पूरा टाइम देता हूँ, क्योंकि चूँकि मैं बता चुका हूँ मैं पहले एक फेलियर से आ चुका हूँ, नीट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो इसे सक्सेसफुल करना, चूँकि ये फील्ड मैंने खुद चुना है तो इसमें मुझे अपने आप को एक इस्टेब्लिश करना है खुद को। फेलियर तो मैं नहीं कहता इस चीज़ को, मैं कहता हूँ एक तजर्बे से आप गुजर चुके हैं, एक आपको तजर्बा है, अब एक तजर्बेकार हो गए हैं आप। ये लोगों में से अगर कुछ लोग नए होंगे तो ना तजर्बाकार होंगे, आप तजर्बेकार हैं, इसलिए आपके लिए और आसान हो गया है आगे वाली राह। तो इसके लिए एक तो यह है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? सर यहाँ से जाने के बाद तो कम से कम अगर आप सिर्फ यही नोट्स ही रिवाइज़ करो तो 3 से 4 घंटे तो वैसे भी लग जाते हैं, तो अप्रॉक्स ट्यूशन के बाद 3 से 4 घंटे अभी। एक चीज़ ये होती, आपकी जो एज है, इस एज में दोस्तों के साथ चाय खानों पर बैठना, गप करना, ट्रैवलिंग करना, ये सब का होता है। मेरा अपना, हर कोई इसे रोक भी नहीं सकता सोसाइटी में,
और क्योंकि ये फितरी तौर पर नेचुरल होता है, उससे अपने आप को अलग करके अपने गोल पर रहना आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है? मुश्किल तो नहीं होता क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से कई दोस्त सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर कभी ऐसा बैठना भी होता तो उनके साथ ही उसी के ऊपर डिबेट डिस्कशन, और हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर की बात कर लेनी चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है, मेरा अपना मानना। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि बिल्कुल सही है, हम इंसान हैं और हमें जो फितरी लाइफ है उसको जीते हुए अपने टारगेट, अपने जो अचीवमेंट हैं, जो गोल हैं उसे पूरा करना है। कोई अननेचुरल लाइफ नहीं जीनी है कि राजन की बात से पता चला कि आप नॉर्मल लाइफ में रहें। टाइमिंग का जो पूरा एक शेड्यूल है अपना 24 घंटे का, उसे हम शेड्यूल कर लेते हैं अगर, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। 24 घंटे मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है, कोई पॉलिटिशियन उसको भी मिला है, कोई साइंटिस्ट है उसको भी मिला है। इसी 24 घंटे को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है अपने उसको समय को, और वो बड़ी बड़ी ओहदों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर पहुँचे हैं, बड़े अचीवमेंट किए हैं। तो आज आप भी अगर कर रहे हैं तो आपको भी ये अचीवमेंट हासिल होगा। आइए मैं इनके जो टीचर इस वक्त मौजूद हैं, इनको क्लास ले रहे थे, मैं उनसे भी बात करता हूँ वो क्या पढ़ा रहे थे और किस तरह से इनकी तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे पहले विशाल सर का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं विशाल सर से जानना चाहूँगा कि पहले तो ये बताएं कि क्या क्या पढ़ा रहे थे, किस तरह से। दूसरी ये बताएं कि इस एकेडमी के ज़रिए से इन बच्चों को किस तरह से आप लोग आगे ले जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल तो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल अफेयर पढ़ा रहा था। आज इनका फाउंडेशनल क्लास था बेसिकली, तो आई वाज ट्राइंग टू गिव देम लाइक अ बेसिक फाउंडेशन की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है। अब होता क्या कि बच्चे जब आज के न्यूज़पेपर में फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो कई बार आज ही को सच मान लेते हैं, तो हमें अपने रूट्स पता होने चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे या जो भी स्टेट थी उस समय, उनका क्या स्टैंड था एक इंटरनेशनल फोरम पे, उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही थी, उन्होंने उस वे में काम किया। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, नियो कॉलोनिज्म अलग चल रहा है, नियो ग्लोबलाइजेशन अलग चल रहा है, तो उस केस में फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए इनको पढ़ाना पड़ता है। क्या मतलब किस तरह से तैयार कर रहे हैं इन लोग? मैं इनको 2 स्टेजेस में लेके चल रहा हूँ। एक इनकी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि मैं 5 घंटे का लेक्चर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं, 3-3 घंटे, इनको 6 घंटे बैठ के लगातार लिखना है, बस इनको छोटा सा गैप मिलता है। तो मैं जितनी यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, जितनी भी होती हैं, हम लोग ट्राई करते हैं 5 से 6 घंटे की हो ही जाए। इससे इनकी बैठ के लिखने की आदत बनती है। इनको मैं स्लाइड्स के थ्रू क्लास लेता हूँ, फिर इसका PDF फॉर्मेट कन्वर्ट करके प्रिंट आउट में भी दे देता हूँ, और इनको नोट्स बनाने को यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि कई बार क्लास में पढ़ाते कुछ सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आप वो बनाते चलिए। साथ ही साथ में मल्टी पर्सपेक्टिव से सोचना वगैरह, इनके हम बेसिकली दिमाग की ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, कि हाउ टू डेवलप अ एप्टीट्यूड फॉर गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज। एक सिविल सर्विसेज में जाने से पहले एक सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। पंच लाइन 1 मिनट में बताना मुश्किल है, बट जो मोटो के साथ हम काम करते हैं दैट इज़ विद डेडिकेशन। एक ही वर्ड में लेके चलता हूँ, जो एक वैल्यू भी आप ले सकते हैं। हम पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं आप डेडिकेशन के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर आपका रास्ता सही है तो आपको मंजिल भी सही मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विशाल सर जो मुझे बता रहे थे कि डेडिकेशन इनका एक तरह से मोटो है, और तमाम लोगों के लिए डेडिकेशन ही बहुत अहम होता है। अगर वो अपने काम के साथ डेडिकेटेड हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर कामयाबी कदम चूमती है। ओखला से जो एकेडमी है ये एक ऐसा नतीजा दे आने वाले दिनों में जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने, और यहाँ के नौजवान जो 2.5-3 घंटे लगा कर बाहर जाकर कोशिश करते हैं, उनका 2.5-3 घंटा बचे पढ़ने में वक्त लगाएं। तो एक तरह से अगर ये एकेडमी कामयाब होगी तो ओखला वालों के लिए कामयाबी का बायस बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।